हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम फोर्स के बारे में और न्यूटन के लॉज के बारे में, जो 3 लॉज उसने दिए थे मोशन के, तो 3 लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी थॉरली हम इसको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे हम सब देखेंगे और उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह मैक्सिमम जितना हो पाए हम उतने प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मॉड्यूल के हम चारों एक्सरसाइजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो सब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के नाम से। फोर्स, फोर्स का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं, है ना। फोर्स होता क्या है, चैप्टर का नाम ही है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो फोर्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स बेटा पुश और पुल होता है बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से विच कैन मेक अ बॉडी मूव, या तो वो उस फोर्स की वजह से बेसिकली बॉडी या तो मूव कर सकती है या तो स्टॉप हो सकती है ना। चलती हुई बॉडी रुक सकती है या तो रुकी हुई बॉडी को हम चलवा सकते हैं, है ना। तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वो फोर्स की हेल्प से हम बेसिकली वो कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच कैन मेक अ बॉडी मूव, स्टॉप अ मूविंग बॉडी एंड चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, तो बेटा देखो 4 चीजें हम इससे कर सकते हैं फोर्स की वजह से। बेसिकली फोर्स क्या होता है, पुश और पुल का बेसिकली फोर्स होती है, पुश और पुल होता है बेसिकली, जिससे हम बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी मूव कर सकती है। ठीक है, पहली चीज, कोई रुकी हुई बॉडी उसको मैंने चलवा दिया, ठीक है, बॉडी मूव कर सकती है। ठीक है, सेकंड चीज हम उससे क्या कर सकते हैं, स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही थी, हमने उसको स्टॉप करवा दिया, ठीक है, फोर्स की वजह से करवा सकते हैं हम। ठीक है, मान लो एक कार थी, ठीक है, वो चल रही थी, तो उसके ऊपर अगर मैंने ब्रेक अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई किया, तो वो रुक गई। ठीक है, हम डायरेक्शन चेंज करवा सकते हैं, डायरेक्शन चेंज, है ना। डायरेक्शन चेंज मतलब कि अगर एक कार है स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो उसको हम लेफ्ट या राइट मूव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज स्पीड चेंज करवा सकते हैं, स्पीड को भी हम चेंज करवा सकते हैं, मूविंग बॉडी की स्पीड को हम बेसिकली चेंज करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, स्पीड कम ज्यादा भी हम फोर्स की वजह से करवा सकते हैं। ठीक है, अब बेटा मेन चीज क्या है, फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को हम देख नहीं सकते, बट उसके जो इफेक्ट होता है वो हमें फेल्ट हो सकता है। हम उसको देख तो नहीं सकते फोर्स को, हम ऐसा नहीं कि मेरे को सामने दिख जाएगा, पर उसके जो उसका इफेक्ट होता है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली, वो हम फील कर सकते हैं। कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, कितना कम फोर्स लग रहा है, फोर्स लग भी रहा है या नहीं लग रहा, उसको हम फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी दी फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं सकते। ठीक है, और फोर्स की वजह से हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ पुश और अ पुल, जिसकी वजह से हम बहुत सारी, इस वर्ल्ड में काफी सारी चीजें जो है हम फोर्स की वजह से करते हैं। बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि कोई चलती हुई बॉडी को मैं रुकवा सकती हूँ, किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करवा सकती हूँ, स्पीड चेंज करवा सकती हूँ, चलती हुई बॉडी को रुकवा सकती हूँ, तो ये सब चीजें जो है बेसिकली हम फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब फोर्स को और आगे थोड़ा पढ़ते हुए हम देखते हैं फोर्स की जो फिजिक्स में जो हम डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या होती है। बेसिकली फोर्स एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से विच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ मोशन, जिसकी वजह से मोशन आ जाता है ऑब्जेक्ट में अगर वो रेस्ट पे है, या तो और क्या हो सकता है, और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो बेसिकली फोर्स एक वो फिजिकल क्वांटिटी है, एक फोर्स जो है बेसिकली एक वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी जिसकी वजह से क्या हो सकता है बेसिकली, या तो बॉडी स्टॉप हो सकती है, या तो बॉडी की हम स्पीड को, डायरेक्शन को चेंज करवा सकते हैं, या तो चलती हुई बॉडी को रुकवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली हमारी फोर्स की वजह से होती है। ठीक है बेटा, तो ये सारा जो 3-4 बातें ये आपको डेफिनेशन में मेंशन करनी पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं क्या लिखे। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ मोशन, जो या तो वो कॉज ही करता है मोशन को, या तो वो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे उसको मोशन में करवा देगा, या उसको चेंज करवा देगा, या तो डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट की उसको चेंज करवा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन फोर्स की। ठीक है बेटा, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब फोर्स का इफेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। फोर्स का इफेक्ट जो है ना बेटा, देखो, ना ही हम उसको देख सकते हैं, ना ही हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी मतलब बेसिकली ना ही उसको देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको फेल्ट कर सकते हैं। हाउएवर हम उसको फील कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को, हम वो कितना ज्यादा है या कितना कम है बेसिकली हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है वो, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। एक स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेशनरी बॉडी इज अ बॉडी जो रेस्ट पे रुकी हुई है, ठीक है। जो भी बॉडी मेरी रेस्ट पे है उसकी वजह से फोर्स की वजह से जो है मेरी बॉडी स्टेशनरी पे है उसको हम चलवा सकते हैं, उसको मोशन में लेके आ सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल थी, वो रखी हुई थी, है ना, एट रेस्ट पे रखी हुई थी। जैसे ही मैंने उसके ऊपर एक किक मारी, है ना, विद दी फोर्स ऑफ माय लेग्स मैंने उसको किक मारी, तो वो रुकी हुई थी, रुकी हुई थी ना, रुकने के बाद जैसे मैंने उसको किक मारी तो वो मोशन में आ जाएगी, ठीक है बेटा। सेकेंड हो सकता है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करवा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक मूविंग कार है, ठीक है, एक मूविंग कार है, चल रही है कार, स्टॉप कर दी, वैसे वो स्टॉप हो गई जैसे ही मैंने उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई की, है ना। ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, एक कार थी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, जैसे ही उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करी तो वो रुक गई, है ना। तो वो रुक गई, किसकी वजह से रुकी, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुई, ब्रेक अप्लाई हुई तो मतलब वहां पे फोर्स लगाया गया, तो फोर्स हमारा ये काम भी कर सकता है, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट है हमारा, A force can change the direction of a moving body। किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मूविंग क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल आती है, बैट से हिट होती है, तो वो क्या होता है, बॉल एक डिफरेंट डायरेक्शन में बेसिकली मूव कर जाती है ना, क्यों डिफरेंट डायरेक्शन। एक एग्जाम्पल में वो ये कह रहे हैं कि बॉलर ने बॉल थ्रो करी उसके बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन ने किक किया, है ना, बॉल को किक किया बैट से, और जैसे वो किक किया तो जो बॉल की डायरेक्शन थी बेसिकली वो चेंज हो गई, है ना। क्यों चेंज हुई, क्योंकि जो बैट्समैन ने बैट से जो फोर्स लगाया बैट के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस तरीके से हमें तीन चीजें फोर्स की वजह से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकते हैं। फोर्स जो है मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी को चेंज कर सकता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहा है। देखो एक स्प्रिंग था, व्हेन अ स्प्रिंग इज पुल्ड एट बोथ द एंड्स, ये स्प्रिंग है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग को हमने दोनों एंड से खींचा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी, है ना। एक स्प्रिंग था, मैंने उसको इतना था तो खींचा तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना, उसकी शेप जो है बेसिकली चेंज हो गई, ठीक है। स्फेरिकल रबर है, अब ये वाला जो रबर है, ये रबर बॉल है, ठीक है, इसको मैंने फोर्स यहाँ पे ऐसे अप्लाई किया तो क्या होगा, बेसिकली ये स्क्वीज हो जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा फोर्स का एक मेरे हैंड्स से जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसकी वजह से ये सब हो रहा है ना बेटा। स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, रबर की जो बॉल है उसको मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो थोड़ी सी स्क्वीज हो गई, है ना। तो ये सारे जो चीजें ये फोर्स की वजह से ही होती है। यहाँ पे हम फील कर सकते हैं फोर्स को, देख तो नहीं सकते, बट इन एग्जाम्पल्स में हम फोर्स को फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया था तभी वो रबर की बॉल जो थी वो स्क्वीज हो गई, या वो जो स्प्रिंग था वो स्ट्रेच हो गया, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज हमारे पास दो टाइप के बेसिकली फोर्सेस होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो हम इन दोनों को इन डिटेल देखेंगे, बट ब्रीफ कर दूं मैं, बैलेंस फोर्स बेसिकली बेटा वो फोर्स होगा जो दोनों ही तरफ से, दोनों ही डायरेक्शन से बेसिकली इक्वल अमाउंट में लगता है, दैट इज बैलेंस फोर्स। बट अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जो इक्वल अमाउंट में नहीं लगता बट अनइक्वल अमाउंट में लगता है, ठीक है। इसको और समझते डायग्राम की हेल्प से और क्लियरली समझ आएगा। तो ये है बेसिकली बेटा बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस फोर्स होता है जब if the resultant of all the forces acting on the body is zero, basically जब दोनों ही तरफ एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ही मेरा मान लो बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ से लग रहा है। अगर दोनों ही डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, मैंने अभी यही बताया कि अगर दोनों ही डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है तो नेट फोर्स जो होता है यहाँ पे इक्वल हो जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है और यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अब बैलेंस फोर्स है तो F1 फोर्स F2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1। अब क्योंकि ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब बेसिकली अगर दोनों ही डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा तो ये वाला जो बॉक्स है ये मूव नहीं करेगा, तो कोई भी मोशन नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स इज अ फोर्स जहाँ पे दोनों ही डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 हो जाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा ही नहीं, ठीक है बेटा।
देखो डेफिनेशन में भी यही कुछ एक्सप्लेन किया है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स, वो कह रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी, जितना भी फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर वो जीरो है, ठीक है, जीरो है, द फोर्सेज आर कॉल्ड, अगर नेट फोर्स, बेसिकली यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहे हैं अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो फोर्स, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स, ठीक है। व्हेन अ बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब बैलेंस फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, जैसे कि एक यहाँ पे हैवी बॉक्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज ऑफ स्टेट। मैंने भी ये बताया कि वो कोई भी स्टेट ऑफ चेंज होता ही नहीं है, उनकी जो जगह है वो वैसे की वैसी रहती है, वो चेंज कभी होती ही नहीं है, ठीक है। तो वही होता है बैलेंस फोर्स, ठीक है बेटा। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये वाला एग्जाम्पल है, जैसे ए, एग्जाम्पल ए है और एग्जाम्पल बी है, देखो दोनों ही डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है ना, यहाँ से भी उतना ही, यहाँ से भी उतना ही, तो इसके अंदर भी नो चेंज ऑफ स्टेट, नो चेंज ऑफ स्टेट, नो, यहाँ पे भी क्योंकि इक्वल है तो यहाँ पे भी नो मूवमेंट लिख सकते हैं, नो चेंज ऑफ स्टेट या फिर नो मूवमेंट ऑफ बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। बट ये वाला एग्जाम्पल पे भी हम आएंगे सी पार्ट पे। नेक्स्ट फोर्स देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बेसिकली इसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारा जीरो नहीं होगा, इसमें जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, देखो अब ये मेरा अगर एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ से कुछ फोर्स लग रहा है ऐसे, इसको बोल दिया मैंने F1, ठीक है, और यहाँ से बहुत कम फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये हो गया F2, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा F1 जो था वो ज्यादा था, F2 के मतलब इस साइड पे, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा था और इस साइड पे बहुत कम फोर्स लग रहा था, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसका नेट फोर्स कैलकुलेट करूं, नेट फोर्स अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं F2 माइनस F1 करूं, तो इट विल नॉट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो ये बेसिकली नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि F2 जो मेरा F1 है बेसिकली वो बहुत ज्यादा है मेरा F2 से, तो इसमें नेट जो फोर्स है वो जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं बेटा इसकी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल दी फोर्सेज, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स है जो इन सारे फोर्सेस का एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, अगर वो जीरो नहीं है तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। और नेट फोर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, F2 माइनस F1, ठीक है बेटा, F2 माइनस F1। देखो बेटा ये वाला एग्जाम्पल सी पार्ट में आप देख सकते हैं एरो का, जो एरो की डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरो कुछ बड़ा बड़ा, मतलब कि इस साइड पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और इस साइड पे कम फोर्स लग रहा होगा, इधर कम लग रहा है इधर ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली मेरा जो बॉक्स है बेटा वो इस साइड पे मूव कर जाएगा, है ना, जो मेरा बॉक्स है बेसिकली वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के पहले लॉ के ऊपर आ गए हैं अब, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बेटा। न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन ने ना बेसिकली देखो बेटा 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे उसने, हम एक एक करके तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वो कहता था अ बॉडी एट रेस्ट, वो कहता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया गया, अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया गया उसके ऊपर, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी, और अगर कोई बॉडी मेरी मोशन में है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा तो वो मोशन में ही रहेगी, वो कभी भी नहीं रुक सकती, वो कभी भी रेस्ट पे खुद से नहीं आ सकती जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये है मेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखने को आ जाता है पेपर में, तो आपको ये स्टेटमेंट काफी अच्छे से समझ भी आनी चाहिए प्लस लर्न भी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रहे हैं। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यस, एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कोई बॉडी मेरी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अनलेस कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब अगर कोई बॉडी मेरी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस और अनटिल कोई अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर ना एक्ट करे उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है बेटा।
तो अनबैलेंस फोर्स का लगना बहुत जरूरी है, तभी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज होगा। ठीक है बेटा, देखो पहली स्टेटमेंट है अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रह जाएगी अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रह जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए। सिमिलरली सेकंड पॉइंट में भी यही बात लिखी है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अगर कोई अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा उसके स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया होगा। तो बेटा सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इनर्शिया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये टॉपिक ना जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही सब टॉपिक है। ठीक है, तो इनर्शिया देख लेते हैं बेटा। होता क्या सबसे पहले तो इनर्शिया होता है बेटा, ये टेंडेंसी होती है बॉडी की, मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है बेसिकली किसी भी बॉडी की, जो अपोज करती है जब भी उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है कि उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या तो उसका स्टेट ऑफ मोशन को जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो इस चीज को अपोज करती है, वो उस फोर्स को ही अपोज करती है। ये एक इनहेरेंट होती है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी ना किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देती, उस चेंज को अपोज करती है बेसिकली। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। क्या कह रहे हैं, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी है बॉडी की कि ये अपोज करती है एनी चेंज, कोई भी चेंज हम उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या उसके स्टेट ऑफ मोशन के अंदर हम अगर कर रहे होंगे तो वो उस चीज को वो क्या करेगी, अपोज करेगी बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखोगे आप कि ये अपने कोई भी चेंज जो है उसको नहीं आने देगी अपने में। ठीक है, उस फोर्स को बेसिकली ये अपोज करती है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज। जब हम उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई भी चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो उस चीज को अपोज करेगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है बेटा, इसके कुछ एग्जांपल्स है जिससे हमें ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझ आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा कि वो कह रहे हैं जब ब्रांच ऑफ ट्री, एक ट्री की ब्रांच है, ठीक है, तो उसको हमने शेक किया बहुत विग्रेसली, बहुत तेज किया, अगर हमने उसको शेक किया तो क्या होगा बेटा, जो राइप फ्रूट्स होते हैं आपने देखा होगा, जो भी उसके ऊपर उस ब्रांच के ऊपर जो भी फ्रूट्स वगैरह जो हैंग हो रहे होते हैं उस टाइम पे, वो क्या करते हैं, जैसे हम उसको शेक करते हैं तो वो डिटैच हो जाते हैं और वो फॉल हो जाते हैं, राइट, डिटैच हो जाते हैं और वो फॉल हो जाते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज होता क्या, ब्रांच जो है वो कम्स इन मोशन, ब्रांच जो है रुकी हुई थी वो मोशन में आई, बट फ्रूट्स जो है वो रेस्ट पे ही है। अब फ्रूट्स अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं ना, और अगर उनको हमने फोर्स लगा दिया तो वो उस चेंज को वो अपोज कर रहे हैं, तो वो अपोज कर रहे हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं वहां से। फ्रूट्स जो है बेसिकली वो वहां से डिटैच हो जाते हैं और फॉल कर जाते हैं, उसके बाद तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ग्राउंड की तरफ गिर जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा बेटा। मैं एक बार दोबारा ये वाला एग्जांपल रिपीट करती हूँ। वो कह रहे हैं कि जो ब्रांच हो, एक ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है, उसको बहुत तेज बहुत विग्रेसली हमने शेक किया, तो क्या हो रहा है बेटा, अब ब्रांच जो है वो मोशन में आ गई, पहले वो रुकी हुई थी बट जैसे हमने उसको शेक किया तो वो मोशन में आ गई, बट अब ब्रांच के ऊपर जो राइप फ्रूट्स लगे हुए हैं बेटा वो तो रेस्ट पे ही है। अब वो रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, बट अब हमने उसको विग्रेसली शेक किया तो वो उस मोशन को वो अपोज कर रहे हैं, जिस वजह से वो डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं ग्रेविटी की वजह। उसके बाद तो ग्रेविटी अपने रोल प्ले करती है, ग्रेविटी की वजह से वो ग्राउंड की तरफ गिर जाते हैं, बट उससे पहले वो डिटैच क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसको हम शेक कर रहे होते हैं, उस फोर्स को वो अपोज करते हैं, इस वजह से वो डिटैच हो जाते हैं और फॉल कर जाते हैं। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने के लिए। सेकंड एग्जांपल एक और देख लेते हैं और क्लियर होगा। फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ कारपेट, कारपेट होते हैं घर में, कारपेट होते हैं हमारे, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट कलेक्ट हो जाती है, तो उसको हम टाइम टू टाइम क्लीन करते हैं। ठीक है, तो क्लीन हम बेटा कैसे करते हैं, कारपेट को लेते हैं और उसके ऊपर हम उसको बीट करते हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एनी रॉड और समथिंग, हम उसको क्लीन करते हैं, उसको बीट करते हैं। तो जब हम उसको बीट करते हैं तो क्या होगा बेटा, कारपेट जो है मोशन में आ जाता है। कारपेट अगर मोशन में आ गया और जो उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स है बेसिकली वो जो स्टिक हुए हैं उसके ऊपर, वो क्या है, रेस्ट पे है, बट जैसे ही हमने उसको विग्रेसली बीट किया तो क्या हुआ, वो रेस्ट पे थे बट वो मोशन में आए, मतलब फोर्स लगाया जा रहा है उन पर, बट वो तो उसको अपोज कर रहे, इसी वजह से वो जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, उससे जो कारपेट से वो निकल जाते हैं और नीचे
गिर जाते हैं, ठीक है, डिटैच हो जाते हैं कारपेट से वो भी, ठीक है बेटा। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको। तो कह रहे हैं फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ कारपेट, कारपेट से डस्ट को रिमूव करने के लिए हम कारपेट को हैंग करते हैं और उसको स्टिक की हेल्प से बीट इट विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, ठीक है। ड्यू टू दी बीटिंग एक्शन, इसी बीटिंग एक्शन की वजह से कारपेट जो है वो मूव करता है अलॉन्ग विद द स्टिक, कारपेट जो है मूव करना शुरू करता है, ठीक है। एंड द डस्ट पार्टिकल्स आल्सो बट इन अ टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, बट वो जो पार्टिकल्स है वो तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं ना, वो इस मोशन के जो फोर्स लग रहा है जिसको वो मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपोज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो रेस्ट पे रहे। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, डिटैच हो जाते हैं कारपेट से डिटैच हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने के लिए, ठीक है बेटा। इनर्शिया यही होगा कि अगर कोई भी बॉडी, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहता है। वो जब भी उसको फोर्स लगाई जाएगी कि आप इस मोशन को चेंज करें तो वो उसको हमेशा अपोज करता है, दैट इज इनर्शिया ओनली, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में सेम है जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, सेम इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, टेंडेंसी होती है बॉडी की जो अपोज करती है एनी चेंज, वो उस सब चेंज को अपोज करेगी जो उसको स्टेट ऑफ मोशन में इन इट स्टेट ऑफ, मतलब जब वो यूनिफॉर्म मोशन में जो भी उसके अंदर हम चेंज लाने की कोशिश करेंगे उन सब चेंजेस को वो अपोज करेगी, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। डेफिनेशन तो हमें समझ आया, बट इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्लासिक एग्जांपल इसका, जिससे हमें इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पहला एग्जांपल है बेटा इसका, एन एथलीट रन्स फॉर अ व्हाइल। एक एथलीट था, वो भाग रहा था, रन्स फॉर अ व्हाइल बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप लेने से पहले बेटा एथलीट जो है वो बेसिकली बहुत तेज भागते हैं, है ना, बहुत दूर से और बहुत तेज भागते हुए आते हैं। क्यों? जो मोशन वो गेन करते हैं, द मोशन गेन बाय द एथलीट हेल्प्स हिम टू टेक अ लॉन्गर जंप, जिसकी वजह से वो लॉन्गर जंप ले पाए, है ना, क्या कर पाए, लॉन्गर, वो दूर से भागते हुए आते हैं कि जितने दूर से भाग के आएंगे उतनी ही लॉन्गर जंप ले पाएंगे, है ना। तो वो जो मोशन वो गेन करते हैं भागने की वजह से वो उन्हें हेल्प करता है ताकि वो लंबी से लंबी लॉन्गर से लॉन्गर जंप को बेसिकली ले पाए, ठीक है बेटा। ओके, सेकंड है कि सेकंड एग्जांपल है, इससे बहुत क्लियरली आपको समझ आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। वो कह रहे हैं जब हम एक फैन चल रहा था उसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसकी काफी देर बाद तक भी वो घूमता रहता है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बंद किया और वो उसी टाइम बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। वो काफी देर, मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ भी कर दी, मैंने स्विच ऑफ भी कर दिया, उसके बाद भी वो घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? क्योंकि वो अभी वो घूम रहा था, वो स्टेट ऑफ मोशन में था, हमने उसको फोर्स, मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया जिसकी वजह से वो अब मोशन से रेस्ट पे मैंने उसको डालने को दे दिया, बट वो इस चेंज को अपोज कर रहा है, वो नहीं जाना चाहता रेस्ट पे, इसीलिए वो धीरे 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 बंद होता है। वो क्या करता है, काफी देर तक, जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं उसके भी काफी देर बाद तक वो घूमता रहता है, उसके बाद वो जाके कहीं बंद होता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। वो अपने चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, अपने चेंज को अपोज कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है कि उसको नहीं रुकना, पर हमने तो उसको स्विच ऑफ कर दिया ना तो वो थोड़ी टाइम लगाता है कंप्लीटली रुकने के लिए, ठीक है। आई होप बेटा क्लियर होगा ये टॉपिक आपको। नेक्स्ट चलते हैं इनर्शिया एंड मास। अब वो कह रहे हैं ठीक है, इनर्शिया हमें समझ आया, बिल्कुल टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज और टेंडेंसी टू अपोज द चेंज, है ना, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, हमने बिल्कुल क्लियरली इनर्शिया समझ लिया। वो कह रहे हैं कि इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन होता है ना। इनर्शिया, हाउ इज इनर्शिया रिलेटेड टू मास? क्या मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, या मास कम होगा तो इनर्शिया का क्या रिलेशन बेसिकली होता है इनर्शिया का, ठीक है बेटा। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। वो कह रहे हैं कि कंसिडर करो देयर आर टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझते हो, दो रुकी हुई ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है स्मॉल टेबल और एक है बड़ा बिग टेबल है, मतलब साइज के ऊपर, उसके मास के ऊपर हमने उसको डिफाइन कर दिया कि देयर आर टू स्टेशनरी, दो टेबल्स हैं, रुके हुए हैं, रेस्ट पे रखे हुए हैं हमने, एक है छोटा और एक है काफी बड़ा, ठीक है। अगर मैं उसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करती हूँ ना, मैं ही उसको धक्का मार रही हूँ, दोनों टेबल्स को मैं ही धक्का मार रही हूँ, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरा फोर्स ऐसा तो है नहीं कि एक बार कम लगे एक बार ज्यादा, मैं ही उसको दोनों टेबल्स को फोर्स लगा रही हूँ। तो इट मीन्स कि मैं आई एम अप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स टू बोथ द टेबल्स, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन इट इज, वो कह रहे हैं कि जो बिगर टेबल हो ऑब्वियसली उसको मूव करवाने में मुझे ज्यादा दिक्कत होगी, मुझे उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि बिगर टेबल को मूव करवाने में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव, है ना। देन स्मॉलर टेबल इजीली हो जाएगा। इट मीन्स जो हैवी टेबल है मतलब उसका मास ज्यादा है,
तो वो अपोज कर रहा है अपने स्टेट ऑफ मोशन में आने के लिए, है ना, अपनी चेंज को अपोज कर रहा है, और वो ज्यादा अपोज कर पा रहा है टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट देन द लाइट और स्मॉल टेबल। बेसिकली जो स्मॉल टेबल है वो कम रेजिस्ट कर पा रहा है, और जो बड़ा टेबल है, जो हैवी टेबल है, वो ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है अपनी मोशन को चेंज करने के लिए, है ना, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए वो ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है, मतलब उस पर ज्यादा इनर्शिया लग रहा है हैवी टेबल के ऊपर। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकती हूँ हैवी टेबल के ऊपर ज्यादा इनर्शिया लग रहा है ना, और जो मेरा स्मॉल टेबल है, उसके ऊपर काफी कम इनर्शिया लग रहा है, वो जल्दी अपना स्टेट ऑफ मोशन को, पहले वो रेस्ट पे था तो वो इजिली मोशन में आ पा रहे हैं, है ना, वो अपने ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, और जो हैवी टेबल है वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है, वो स्टेट ऑफ मोशन में आना ही नहीं चाह रहा। इससे मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि जितना मास होगा, ग्रेटर इज द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। ठीक है बेटा, यहाँ से हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि इनर्शिया उतना ही ज्यादा लगेगा जितना ही ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का। ठीक है बेटा, तो जितना ग्रेटर इज द मास एंड ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, हेंस इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। बोल सकते हैं इनर्शिया जो होगा किसी बॉडी का वो इक्वल होगा मास ऑफ द बॉडी से। ठीक है बेटा, आई होप टॉपिक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारा इसी का ही, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन होगा। स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन इट इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस। वो कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स बताओ जब इन फॉलोइंग, इन सारे केसेस में जब हम फोर्स को बेसिकली अप्लाई करते हैं। तो पहला है बैलून इज प्लेसेस फ्रॉम ऑपोजिट साइड। अगर मैं बैलून के ऑपोजिट साइड से फोर्स अप्लाई करूं तो बेसिकली बैलून का क्या होगा, है ना। फिर वो सेकंड में पूछ रहे हैं बॉल इज हिट विद अ बैट, एक बॉल को हिट करेंगे बैट की हेल्प से, तो बॉल को हिट करेंगे बैट की हेल्प से। हमने डिस्कस किया था कि जैसे मैं किसी बॉल को हिट करूंगी बैट की हेल्प से तो क्या होगा बेटा, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंजेस। ठीक है बेटा, स्प्रिंग इज कंप्रेस। वो कह रहे हैं सेकंड में, वो कह रहे हैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया। देखो यहाँ पे मैंने आंसर्स भी लगाए, तो क्या होगा, स्प्रिंग को अगर मैंने कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा, फोर्स जो होगा वो क्या कर देगी, चेंजेस द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, है ना, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग को चेंज कर देगी। बोल सकते हैं कि स्प्रिंग मेरा कुछ ऐसे था, पर जब मैंने उसको कंप्रेस किया तो वो कुछ इतना ही हो गया, है ना, तो स्प्रिंग जो था वो छोटा हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे ही मैं फोर्स को अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और बैलून को अगर, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा बेटा, देखो if the balloon is pressed from opposite side gently the shape of the balloon will be changed, है ना, शेप जो है बैलून की चेंज हो जाएगी। प्रेस हार्डली, तो अगर हम उसको बहुत ही हार्डली उसको प्रेस करेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो बैलून बर्स्ट हो जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो बैलून बर्स्ट हो जाए। ठीक है बेटा, फर्स्ट का ये आंसर हो गया। सेकंड का भी रीड कर लेते हैं, फोर्स चेंजेस डायरेक्शन, स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल की एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन, तीनों ही चीजें फोर्स की हेल्प से चेंज हो सकती है। ठीक है, और थर्ड में जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग को जब हमने कंप्रेस किया था फोर्स की हेल्प से तो क्या हो रहा है, स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो चेंज हो सकती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहे हैं व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक इट रिलीजेस डस्ट। कह रहे कारपेट को मैंने बीट किया विद अ स्टिक से बीट किया तो उसने डस्ट को रिलीज कर दिया। एक्सप्लेन करो व्हाई, क्यों ऐसे क्यों किया उसने। यह भी हमने डिस्कस किया था ना बेटा, टू रेजिस्टेंस चेंज, जो हम उसको चेंज दे रहे थे वो उसको रेजिस्ट कर रहा था। इसका हमने आंसर पूरा का पूरा भी डिस्कस किया था एग्जाम्पल में। ठीक है, देखो आंसर कि जैसे मैंने डस्ट कारपेट को बीट किया उसमें से डस्ट निकालने के लिए, तो कारपेट तो क्या है, वो मोशन में आ गया बीटिंग एक्शन की वजह से। ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो रेस्ट में थे पहले, अब वो उनको रेजिस्ट कर रहे चेंज को, तो वो क्या करेंगे, डिटैच हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आपको पूरा इसमें लिखना होगा। ठीक है,
और में भी उन्होंने मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन पूछे। वो कह रहे हैं मेंशन द प्रॉपर्टी मेंशन करो जिसकी वजह से मैंने हैंगिंग कारपेट, जब हैंगिंग कारपेट को हम एक स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो बाहर कमिंग आउट ऑफ इट आने लगते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा? अभी हमने डिस्कस किया इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो है बेसिकली कारपेट जो है, कारपेट में से डस्ट जो है वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमें यहाँ पे बेसिकली डिस्क्राइब करना है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा हमने डिस्कस किया था, क्या था? देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे पूरा ये कह रहे थे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये स्टेटमेंट है बेटा, तो ये डालोगे आप यहाँ पे। अ बॉडी एट रेस्ट, वो कहते हैं बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन एट मोशन अनलेस और अंटिल एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तब तक वो रेस्ट और अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही थी मेरी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, तो एक तो ये आंसर इसमें डल जाएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं एक मड पार्टिकल था, द मड पार्टिकल स्टिकिंग ऑन द रिम ऑफ अ बाइसाइकिल व्हील। ठीक है, एक बाइसाइकिल का व्हील था, उसके ऊपर मड के पार्टिकल स्टिक हुए हुए थे। ठीक है, लीविंग द रिम ऑफ द व्हील टेंजेंशियली व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग। तो व्हील जो था, जो उसके ऊपर बेसिकली मेरे मड के पार्टिकल्स मान लो यहाँ पे ऐसे लगे हुए थे, तो जैसे ही व्हील मूव करने लगा तो वो टेंजेंशियली, मतलब ऐसे टेंजेंट की डायरेक्शन में, मतलब सीधे सीधे वो जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो गिरने शुरू हो गए। क्यों? अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्या था, जब पहले तो ये व्हील रुका हुआ था, बट जैसे ही व्हील मोशन में आया तो उसके साथ साथ जो मेरे जो बर्ड के पार्टिकल्स जो थे वो पहले थे रेस्ट में। अब क्योंकि व्हील घूमा तो इसका भी रेस्ट से मोशन में जाना पड़ेगा इसको, बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो इनर्शिया लगाएगा, मतलब वो रेजिस्ट करेगा ना चेंज को, वो नहीं जाना चाहता मोशन में, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, सीधा गिर जाएगा, वो डिटैच होके व्हील में से बेसिकली गिर जाएगा। ठीक है, जब वो व्हील में से गिर जाएगा तो यहीं पे वो क्या लग जाएगा हमारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसके ऊपर लगेगा? ऑन मड पार्टिकल्स के ऊपर बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा, और मड के जो पार्टिकल्स है वो रेजिस्ट करेंगे स्टेट ऑफ मोशन को, और वो सीधा डिटैच हो जाएंगे व्हील के रिम से और वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कह रहे हैं लीनियर मोमेंटम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। बेसिकली बेटा लीनियर मोमेंटम होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल पी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इट इज द प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, तो m इनटू में v। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मास इनटू में वेलोसिटी, p इज इक्वल्स टू mv। बेटा ध्यान में रखेंगे मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होता है मोमेंटम? क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा? अभी मैंने देखा कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये ना बेटा आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूले को ना ध्यान में रखना, आपके न्यूमेरिकल करने में काफी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा p इज इक्वल टू mv। हमें पता है मास का यूनिट क्या होती है, kg, और वेलोसिटी की यूनिट हमने देखी थी मोशन चैप्टर में मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ मास इनटू में यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस लॉ में बेटा वो क्या कहता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वो कहता है जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, जो भी मोमेंटम जिस भी रेट से मोमेंटम चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, एक्टिंग ऑन दी बॉडी, जितना भी उस बॉडी के ऊपर हम अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं वो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस रेट से हमारा मोमेंटम चेंज होगा,
किस रेट से हमारा मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्योंकि बात हो रही है चेंज की तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा यूज किया, और डेल्टा किसको इंडिकेट करता है, चेंज को। ठीक है बेटा, डेल्टा पी क्या है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, एंड डेल्टा टी क्या है हमारा, टाइम टेकन फॉर द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को चेंज करने में जो टाइम लगता है उसको बोलेंगे डेल्टा टी, और मोमेंटम को चेंज करने में जो हमारा मोमेंटम को चेंज करने के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, डेल्टा पी। ठीक है बेटा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना हम अनबैलेंस फोर्स उसकी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की ना बेटा क्या होती है, डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसकी हम डेरिवेशन देख लेते हैं। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम इन्होंने बोला, चलो कह रहे हैं कंसिडर करने को कह रहे हैं, एक बॉडी है जिसका मास है हमारा m मास की बॉडी है। ठीक है, एक वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी। ठीक है, और उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया f फोर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई किया। ठीक है, फॉर टाइम t टाइम के लिए हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो हम बोल सकते हैं कि जो उसका इनिशियल मोमेंटम था pi था वो कितना हो जाएगा, mu। ठीक है, और जो उसका फाइनल मोमेंटम था pf जो था वो था mv। ठीक है, कितना था, mv। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है बेटा, जब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा पी विल बी व्हाट, pf माइनस pi, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv माइनस में mu इक्वल्स टू m को हम बेटा बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस u अंदर आ जाएगा। ठीक है, और टाइम टेकन टू चेंज दिस मोमेंटम, इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, t माइनस जीरो। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग में तो टाइम जीरो ही होगा ना, फिर फाइनल में कुछ टाइम t होगा। ठीक है, तो t माइनस जीरो इक्वल्स टू में t। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फिर कह रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स के, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको m v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल था बेटा, फोर्स के प्रोपोर्शनल था, है ना, इसके प्रोपोर्शनल था, फोर्स के प्रोपोर्शनल था। फिर हम मोशन चैप्टर में बेटा हमने एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, विच इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो बेटा यहाँ से हमारा a क्या आया था, v माइनस यू अपॉन में t। एक्सेलरेशन को अगर मैं इसको एक्सेलरेशन की टर्म्स में इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं लिखूं तो a इज इक्वल्स टू क्या आया था, v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो मैं यहाँ पे v माइनस यू अपॉन में t की जगह पे मैं अगर लिख दूं a, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ma, क्या हो जाएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पे अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ma के, और इसको मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटा के मैं k इंट्रोड्यूस करूँ, मैं बोल दूं k जो है वो 1 के इक्वल है, तो f किसके इक्वल हो जाएगा, ma के। ठीक है बेटा, f किसके इक्वल हो जाएगा, ma के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आप ध्यान में रखोगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, बेसिकली न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स, हम उसके ऊपर कितना लगा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा फोर्स की यूनिट, सबसे पहले यहाँ पे यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट हमें पता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो न्यूटन से हम इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन की क्या डेफिनेशन होती है, न्यूटन फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन का फोर्स हम तभी बोलेंगे जब जो प्रोडक्ट होगा एक्सेलरेशन का और मास का जो होगा वो प्रोडक्ट, बेसिकली मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे 1 न्यूटन की बेसिकली वो डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली बेटा अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, 1 न्यूटन हमारा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ध्यान में रखोगे, और एक ये वाला रिलेशन आप ध्यान में रखोगे, और एक ये वाला 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to the power 5 डाइन। ठीक है, तो बेटा ये भी हमारी फोर्स की यूनिट है, न्यूटन भी हमारी फोर्स की यूनिट है, और डाइन भी हमारी फोर्स की यूनिट ही है। ठीक है बेटा, अभी तक हमने इस चैप्टर में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक ही पढ़ा, इसके बाद हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी रहता है, और प्लस इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।